आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल केस बायोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 10 के जो बायोलॉजी का सीरीज चल रहा था उसमें आज ये 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो मनुष्य है, मनुष्य में पाचन की क्रिया, मनुष्य में जो पोषण है, पोषण की क्रिया कैसे होती है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मनुष्य है, बात करें हम लोग मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया जो है, तो मनुष्य में पोषण की जो प्रक्रिया है, मनुष्य विषम पोषी प्रकार का पोषण करता है, दूसरे पे आश्रित होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। और पोषण के प्रक्रिया के लिए इसमें मनुष्य में एक विशेष प्रकार के तंत्र भी पाए जाते हैं जिसको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। और जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को हम लोग दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक आहार नाल वाला भाग हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा इसमें हो जाएगा पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पाचन तंत्र को हम अपने स्टडी के सुविधा के अनुसार इसको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा और दूसरा इसमें आपका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचक ग्रंथियां हैं, वो हो जाएगा। इसमें हम अगर बात करें अब कि जो हमारा आहार नाल है, आहार नाल में क्या क्या भाग आ जाएगा, तो याद रखिएगा जो माउथ है, माउथ से लेके जो एनस है, माउथ से लेके एनस तक जो संरचना है, ये हमारा आहार नाल के अंतर्गत आ जाएगा। और जो ये आहार नाल है, आहार नाल जो है ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबी, आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी संरचना होती है जिसमें जो भी हमारा भोजन है वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो वो नली हमारी आहार नाल है। अब आहार नाल के अंतर्गत मुख है, मुख गुहिका है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सभी संरचनाएं इस आहार नाल के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ माउथ से लेके जो गुदा द्वार है, गुदा द्वार यहां तक की जो पूरी संरचना है, ये हमारा आहार नाल के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख हो गया, मुख से लेके गुदा द्वार तक ये पूरा जो संरचना है ये आपका आहार नाल के अंतर्गत आएगा। जो ये यहां से लेके यहां तक की जो पूरी ये लंबाई है, ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुख से लेके गुदा द्वार तक रन करता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करें कि जो ये मुख है, मुख जो है और मुख गुहिका, तो जो मुख इसमें है, मुख जो अपर लिप और लोअर लिप जो संरचना है उसके बीच जो दरार पाई जाती है उसको हम लोग मुख बोल सकते हैं। या जो पाचन तंत्र की जो पाचन की जो प्रक्रिया जहां से प्रारंभ होती है, तो पाचन तंत्र का पहला जो पड़ाव है उसको हम लोग मुख बोल सकते हैं। मुख जो है वो आगे चल के खोखला संरचना में क्या होता है, ओपन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहिका कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख गुहिका कहेंगे, बक्कल कैविटी कहेंगे। इसपे अपर जो भाग है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तालु कहेंगे, ठीक है। और जिसमें जो मुख गुहिका वाला भाग है, इसी में जो दांत है वो भी क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो जो दांत है, दांत को मैं अलग से आप लोग को एक वीडियो बना के उसमें आपको पूरा पढ़ाऊंगा। तो अब जो मुख है, मुख आगे चल के खोखला संरचना में ओपन हो रहा है ना, जिसको मुख गुहिका कर रहे हैं। और मुख गुहिका आगे चल के जो ग्रसनी है, ग्रसनी में ओपन होता है। और जो ग्रसनी है, ग्रसनी 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी ये संरचना होती है, जहां पे जो ये पाचन तंत्र है और जो श्वसन तंत्र, तो बोल सकते हैं कि जो पिछला भाग है, ये जो पिछला भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। फैरिंक्स बोला जाता है, जहां पे पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र की नलिकाएं लगभग क्या होती हैं, मिलती है, तो उस रीजन को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। अब इसके बाद ग्रसिका है, ओसोफेगस। तो ओसोफेगस लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी, मीन्स यहां से लेके, है ना, जो पतली नली आपको दिख रही है ये रेड वाली, तो यहां से लेके यहां अमाशय तक जो ये 23 से लगभग 27 सेंटीमीटर लंबी जो नली होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ग्रसिका कहते हैं, ओसोफेगस कहते हैं। और जो ये ओसोफेगस की नली है, इस ओसोफेगस की नली से जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, वो एक विशेष प्रकार की गति के कारण, क्रमांकुंचन गति के कारण जो भोजन होता है यह स्टमक तक आ जाता है, अमाशय तक आ जाता है। तो इतना ये ग्रसिका एक पतली लंबी नली होती है, लगभग जो 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसमें क्रमांकुंचन गति होती है, जिससे कि जो भोजन होता है वो धीरे धीरे जो
स्टमक है वहां तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इसमें अगर हम लोग बात करें अमाशय के बारे में, तो ये जो संरचना है ना, जो पॉकेट नुमा संरचना आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अमाशय कहेंगे। और जो ये अमाशय है, अमाशय लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी है ना, जो ये अमाशय है, अमाशय आपका लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना ये होती है। ठीक है, जो ये अमाशय है, अमाशय आपका लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है और ये कैपिटल जे आकार की संरचना होती है, कैपिटल जे शेप का इनका संरचना होता है। नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो ये अमाशय है, अमाशय की जो भित्ति होती है, जो ये अमाशय है, अमाशय की भित्ति पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर संख्या हम लोग देखें तो लगभग एक जो वयस्क व्यक्ति है इसमें लगभग 3.5 करोड़ के करीब, ठीक है, 3.5 करोड़ के करीब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है एक मनुष्य वयस्क में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस है, जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में आपका HCl हो गया, HCl के अलावा इसमें आपका पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, जो है ये पाए जाते हैं। जिसमें HCl जो भी सूक्ष्म जीव भोजन के साथ आए हुए रहते हैं उनको ये क्या करता है, समाप्त करने का काम करता है। उसके अलावा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसके द्वारा जो म्यूकस है, म्यूकस का भी क्या होता है, सिक्रीशन होता है, जो अमाशय की भित्तियों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, जिससे HCl उस पे काम नहीं कर पाता है। तो इतना। नेक्स्ट इसके बाद इसमें जो ये अमाशय है, अमाशय में जो प्रोटीन है, प्रोटीन को पेप्सिन नाम की जो एंजाइम है या पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। मींस जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो डाइजेशन होगा तो इसमें जो पेप्सिन जो एंजाइम्स है, तो पेप्सिन प्रोटीन को जो पेप्टोन्स है और पॉलीपेप्टाइड्स है, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। उसके अलावा जो केसिन प्रोटीन होता है, मिल्क की जो प्रोटीन है, तो इसको रेनिन नाम की जो एंजाइम है यह पैरा केसिनेट में क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। केसिन प्रोटीन को पैरा केसिनेट में क्या करता है, रेनिन नाम के एंजाइम ब्रेक डाउन कर देता है। तो इतना ये अमाशय के बारे में। और अमाशय में जो भोजन है, ये अमाशय में ये लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। और इसको भी हम लोग 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसके 3 भाग हो सकते हैं, जैसे कार्डियो भाग हो गया, फंडिंग भाग हो गया और पाइलोरिक भाग हो गया। तो स्टमक को भी 3 भागों में हम लोग विभक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा यहाँ से जो छोटी आंत है, अब जो अमाशय है, अमाशय क्या होता है कि एक सी लाइक कर्व में क्या होता है, खुला है। जो सी लाइक कर्व है तो ये यहाँ से हमारी जो छोटी आंत है वो प्रारंभ हो जाती है। और जो छोटी आंत है, छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है छोटी आंत। और लगभग 2.5 सेंटीमीटर ये चौड़ी भी होती है। ठीक है, ये जो यहाँ से लेके ये स्टमक है, तो यहाँ से जो सी कर्व है, यहाँ से लेके अंदर पूरा तो लगभग 5 से 6 मीटर लंबी होती है। और जो शाकाहारी जंतु होते हैं, शाकाहारी जंतुओं में जो ये आहार, जो ये छोटी आंत है, ये और ज्यादा क्या होती है, लंबी होती है। और जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी में क्या होता है, यह छोटा होता है। जो मांसाहारी उसमें उनको मांस पचाना रहता है तो आसानी से पच जाता है। और जो शाकाहारी उसमें सेलुलोज वगैरह को पचाने के लिए अत्यधिक क्या होती है, लंबी होती है। इतना। अब जो छोटी आंत है, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ग्रहणी हो गया, मध्यांत हो गया और शेषांत हो गया। ठीक है, और जो ये शेषांत वाला जो भाग होता है, जो छोटी आंत है, छोटी आंत का जो शेषांत वाला जो भाग होता है, जो इलियम वाला भाग है, तो इसमें क्या होते हैं कि जो माइक्रोबिलाई होते हैं, माइक्रोबिलाई भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोबिलाई होते क्या, तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है, जैसे जो भी पचे हुए भोज्य पदार्थ है, उन पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने के लिए जो सरफेस एरिया है उसको ये माइक्रोबिली क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इतना एक काम होता है रसांकुर माइक्रोबिली का। नेक्स्ट इसके बाद
बड़ी आंत प्रारंभ हो जाती है। तो बड़ी आंत के बारे में बात करें तो छोटी आंत आगे चल के अब बड़ी आंत में ओपन होता है, और ये लगभग 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबी ये होती है, और लगभग 4.7 सेंटीमीटर ये क्या होती है, चौड़ी होती है। अब जैसे ये छोटी आंत ये पूरा हो गया, तो अब छोटी आंत ये क्या, जो रेड वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, तो अब ये बड़ी आंत यहाँ से क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। तो बड़ी आंत को भी हम लोग देखें तो ये इसको 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसमें एक आपका सीकम हो जाएगा, कोलन हो जाएगा और मलाशय हो जाएगा, ठीक है। तो जो सीकम है, सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पे जुड़ रहे हैं, तो उस संरचना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीकम बोल सकते हैं, जो लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। बाकी कोलन हो गया, है ना, कोलन जो यू आकार की संरचना है ना, जो ये पूरा यू आकार की जो संरचना है, ये यू आकार की संरचना आपका कोलन हो जाएगा। और नेक्स्ट कोलन के बाद अगर हम लोग बात करें तो तीसरा भाग इसमें क्या होता है, मलाशय होता है। तो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का जो सबसे आखिरी वाला इंड पार्ट होता है, उस इंड पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग मलाशय बोल सकते हैं, जो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। और मलाशय में जो भी अपचित भोज्य पदार्थ है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है, वो आके मलाशय में कलेक्ट हो जाता है, और जो गुदा द्वार है, गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से पाचन की जो प्रक्रिया है मनुष्य में वो क्या होती है, कंप्लीटेड होती है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया गया, चबाया गया, दांतों की सहायता से भोजन ग्रसिका के द्वारा होते हुए अमाशय में आ गया, अमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे तक रहा। इसमें विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स वगैरह हैं उनके द्वारा अलग अलग भोज्य पदार्थों को डाइजेस्ट किया जाता है। उसके अलावा अब अमाशय से जो भोजन है यह छोटी आंत में, छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला भाग है वहां पे, उसके बाद फिर अन्य जो भाग है उनसे होते हुए फिर जो भी अवशोषित या जो भी पचे हुए भोज्य पदार्थ है उसका अवशोषण हो जाता है छोटी आंत के द्वारा, उसमें उपस्थित जो माइक्रोविली है। उसके बाद जो भी बचे कुचे जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है ये अब बड़ी आंत में आ जाते हैं, और बड़ी आंत में आके जो मलाशय है, रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है, और जो एनल पोर है, एनल पोर के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो पाचन की प्रक्रिया है मनुष्य में वो पूर्ण होती है। अब नेक्स्ट, तो ये आहार नाल के अंतर्गत था। अब पाचक ग्रंथियां है, पाचक ग्रंथियां में आपका 2 ग्रंथि यकृत हो गया और अग्नाशय हो गया। तो यकृत के बारे में हम लोग बात करें तो क्वेश्चन पुटअप होता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत होता है। लीवर को हम लोग सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड आप बोल सकते हैं। बाकी ये 1500 ग्राम इनका क्या होता है, भार होता है। और जो भी बाइल जूस वगैरह है, जो बाइल जूस वगैरह है, बाइल जूस वगैरह के जो बाइल जूस वगैरह है ना, जो पित्ताशय वगैरह है, उसमें आके लीवर के द्वारा ही, जो ये लीवर है इसी लीवर के द्वारा ही निर्मित होते हैं, और आके वो पित्ताशय में क्या होते हैं, जमा रहते हैं। तो जो वसा वगैरह के पाचन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो ग्लाइकोजन्स वगैरह है, ग्लाइकोजन्स वगैरह का जो कन्वर्जन है उसमें भी जो लीवर है ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बाकी अग्नाशय हो गया, तो अग्नाशय हमारा सेकेंड लार्जेस्ट क्या होता है, ग्लैंड्स होता है, और इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। इसमें भी लैंगरहैंस की दीपिकाएं वगैरह होती हैं, और इसके द्वारा जो अग्नाशयी रस वगैरह है उसका क्या होता है, स्राव होता है। और उसके अलावा जो ये अग्नाशय है, अग्नाशय के द्वारा जो इंसुलिन वगैरह का स्राव है वो भी होता है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आदि के उपापचय वगैरह में क्या करते हैं, सहायता भी करते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जो मनुष्य है, मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, पूरा डायग्राम के साथ हम लोगों ने समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।